हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में एसएससी जेई 2023 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था सीबीडी 2 में हमने उसको डिस्कस किया था। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, उससे क्या क्वेश्चन सीखने को मिले वो जरूर देखे होंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, उन्हीं की क्वेश्चंस को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको दे रखा है डब्ल्यूसीबी और यहाँ पर आपको दे रखा है क्वाड्रेंटल बेयरिंग या फिर आप कह सकते हो रिड्यूस्ड बेयरिंग। तो अगर हम बात करते हैं इसे मैच करना है तो सबसे इजी बात है, इसको ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं नॉर्थ, यहाँ पे हम बना लेते हैं ईस्ट और यहाँ बना लेते हैं हम साउथ और यहाँ बना लेते हैं वेस्ट। अगर सबसे पहली वाली की बात करी जाए तो 144 डिग्री 30 मिनट। तो इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात अगर हम एस को देखें तो 324 और 30 डिग्री, तो कुछ यहाँ पर आएगा 324 और 30 डिग्री यहाँ पर आएगा। इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बन रहा है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बस एक हमें देखने को मिला, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है हमारा, तो 215 30 डिग्री, तो 215 डिग्री 30 मिनट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा हमारा 180 से ज्यादा और 270 से कम है, मतलब यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या, साउथ और वेस्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला। तो हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक है हमारा 144 डिग्री 30 मिनट्स और एक है हमारा 125 डिग्री 30 मिनट्स। तो अगर हम बात करें दोनों यही आएंगे, लेकिन 125 वाला यहाँ आएगा और 144 वाला कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 125 वाला क्या है, हमारा आर है और 144 की बात करें तो वो हमारा है पी। तो अगर हम इन्हीं से यहाँ से बात करें तो ये वाला एंगल कम होगा इन कंपेयर टू ये वाले एंगल से। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा 54 डिग्री 30 मिनट्स। तो साउथ ईस्ट में हमारा आ रहा है 54 डिग्री 30 मिनट्स। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, जो हमारा है 125 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो बचा हुआ कौन सा हुआ, ये हो जाएगा हमारा 144 और ये साउथ ईस्ट वाला, 144 और ये साउथ ईस्ट वाला लास्ट हो गया हमारा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। 180 डिग्री से माइनस करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं, अगर ऑप्शंस देख पा रहे हैं तो आराम से मैचिंग हो सकती है। हमें बस इतना देखना है कि कौन से वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है और आराम से एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हीराकुड डैम जो है, हीराकुड डैम जो है वो कौन से रिवर पे बनाया गया। तो हीराकुड डैम जो है वो कौन से रिवर पे बनाया गया, ये एक इरिगेशन का चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी महानदी जो रिवर है, महानदी रिवर जो है उस पे बनाया गया। ये जो डैम है वो बेसिकली किस स्टेट में देखने को मिलता है, तो उड़ीसा डैम, उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। उड़ीसा में हमें ये देखने को मिलता है। तो हीराकुड डैम हमारा महानदी रिवर पे बनाया गया है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, और जो हमारा अर्दन डैम है, अर्दन डैम की बात की जाए तो उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट हमारा अर्दन डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली करेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट पूछा गया था। तो 3 स्टेटमेंट है जिसमें आपका ऑप्शन होगा जैसे ऑल ऑफ द 3, 1 या 2, 2, 3 या फिर ओनली 3। तो इस तरीके से ऑप्शंस था। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कट बैक बिटुमिन के बारे में। तो ये एक तरीके का बिटुमिन है। बिटुमिन क्या है आपको पता ही है, जो हाईवे मटेरियल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बिटुमिन। बिटुमिन क्या है, बिटुमिन में अगर हम कोई भी डाइल्यूटेंट मिला देते तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइल्यूटेंट मिलाने पे डिफरेंट टाइप ऑफ कट बैक बिटुमिन मिलते हैं। तो कट बैक बिटुमिन क्या है, जब हम उसमें कोई डाइल्यूटेंट मिला देते हैं बिटुमिन में तो उसे हम बोलते हैं कट बैक बिटुमिन। वेल, हम डाइल्यूटेंट क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो बिटुमिन होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जो बिटुमिन है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए हम कुछ डाइल्यूटेंट मिलाते हैं, उसको कट बैक बिटुमिन बोला जाता है। डाइल्यूटेंट मिलाने से विस्कोसिटी कम होती है और फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाती है, फ्लूइडिटी इंक्रीज कर जाती है और जो उसकी विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं तो कुछ कटबैक बिटुमिन्स के बारे में देखते हैं। जैसे पहला जो हमारा रैपिड की बात करें, अगर हम रैपिड कटबैक बिटुमिन की बात करें, रैपिड कटबैक बिटुमिन की बात करें तो यहाँ पर हमारे क्या क्या यूज होता है डाइल्यूटेंट के नाम पे, हमारा नेफ्था यूज होता है, नेफ्था यूज होता है, या फिर गैसोलीन यूज होता है, गैसोलीन यूज होता है। तो नेफ्था होता है, गैसोलीन यूज होता है, हमारा पेट्रोलियम यूज होता है, पेट्रोलियम यूज होता है। तो ये कुछ डाइल्यूटेंट है जो यूज किए जाते हैं हमारे। तो वो हमारा बनेगा रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन में केरोसिन बताया गया, तो जो हमने पढ़ा था वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। वहीं पे अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो बोल रहा है मीडियम क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन। तो मीडियम वाले में क्या यूज करा जाता है, अगर हम मीडियम वाले की बात करें, मीडियम वाले की बात करें तो यहाँ पर हमारा यूज किया जाता है, जो हम यूज करते हैं वो है हमारा केरोसिन
या तो हम केरोसिन को यूज करते हैं, या फिर हम डीजल को यूज करते हैं। केरोसिन यूज किया जाता है या फिर हमारा डीजल को यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो स्लो क्यूरिंग कट बैक बिटुमेन होता है, स्लो क्यूरिंग कट बैक बिटुमेन की अगर बात की जाए तो वहां पर लाइट ऑयल्स यूज किए जाते हैं। कट गया ये सीखे सब था, तो वहां पे हमारा लाइट ऑयल्स यूज किया जाता है। तो स्लो वाले का जो हमारा लाइट ऑयल्स है बिल्कुल करेक्ट है। तो डाइल्यूटेंट के तौर पे हमारा लाइट ऑयल्स यूज किए जाते हैं। तो स्लो क्यूरिंग के लिए हमारा ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओनली 3, जहां पर भी आपको ओनली 3 दिखेगा विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है बेसिकली। अगर हम बात करें असर्शन कह रहा है, स्टेटमेंट ये है कि परमेबिलिटी ऑफ सॉइल कंटिन्यूज टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। तो यहाँ से पहले तो कुछ हम जो शब्द हैं उनको समझेंगे। तो परमेबिलिटी सबसे पहले टर्म पकड़ते हैं। तो परमेबिलिटी क्या है, ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है सॉइल की, जिसमें क्या है कि वो अपने अंदर से वाटर को फ्लो करने के लिए अलाउ करती है। तो ये प्रॉपर्टी है। जैसे हमने सॉइल पढ़ा है, तो सॉइल हमारा 3 फेज अगर हम बनाए तो बेसिकली यहाँ पर हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, फिर यहाँ पर हमारा होता है वाटर। लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं होता, सॉइल में वाटर ऐसे थोड़ी रखा है, और यहाँ पे होता है हमारा एयर। तो जब सॉइल पार्टिकल्स होते हैं तो बीच में हमारे वॉइड्स होते हैं। तो यहाँ स्पेस से क्या होता है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है बेसिकली यहाँ पर हमारे बीच में स्पेस है। तो ये जो वॉइड्स होते हैं, ये जो हमारा क्या है, ये वॉइड्स हैं। वॉइड्स में से जो वाटर अलाउ करा जाता है पास होने के लिए, अपने अंदर से अलाउ करते हैं कि वाटर पास हो जाए। इसी प्रॉपर्टी को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल क्या हो गया, जब वो वाटर को अलाउ करता है पास करने के लिए। वेल वहीं पे हम परमेबिलिटी टर्म समझ चुके हैं। वो बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, जैसे जैसे हम कॉम्पैक्टेड सॉइल पे जो कॉम्पैक्शन है हम सॉइल पे करते हैं, जब हमारी सॉइल कॉम्पैक्टेड होती है तो परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है जब जब हमारा ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करता है। सबसे पहली बात, कॉम्पैक्टेड सॉइल क्या है, नॉर्मल एक सॉइल है, सपोज ये नॉर्मल सॉइल है। अब इस पे हमने मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू कॉम्पैक्शन कराया। मतलब क्या है, जो हमारा एयर है उसको हमने इस सिस्टम से बाहर निकलवाया, तो एयर पास आउट कराया, एयर को निकलवाया, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पैक्शन। और जब वाटर हट जाता है, जब वाटर पास आउट होता है तो उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो अब अगर हम बात करते हैं एयर हमारी हटेगी तो अब हमारे सॉइल का कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा, सॉइल हमारी कम हो जाएगी। सॉलिड सेम रहते हैं, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि सपोज यहाँ पे वाटर है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर अभी रह गया है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो है हमारी सॉइल वो कॉम्पैक्ट हो रही है। कॉम्पैक्ट हो रही है मतलब क्या है, वॉइड्स हमारे कम हो रहे हैं। तो सॉइल हमारी क्या हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है। इसी को कॉम्पैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है और जो वॉइड्स है हमारे वो कम हो जाते हैं। तो वॉइड्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ड्राई डेंसिटी है वो कॉम्पैक्टेड सॉइल की ज्यादा हो जाती है, जो स्पेस है, जो वॉइड स्पेस है वो हमारा कम हो जाएगा, जो वॉइड स्पेस है वो कम होने लगेगा। तो आपको क्या पता चला, यहाँ से वो बोल रहा है कि अब वॉइड से हमारा वाटर पास आउट हो रहा था, कोई भी फ्लूइड जो पास आउट कर रहा है वो वॉइड से पास कर रहा है, वॉइड स्पेस कम हो गया, इसका मतलब परमेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो गई। तो परमेबिलिटी कम हो जाती है जैसे जैसे हमारी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करती है कॉम्पैक्टेड सॉइल की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या ये रीजन है, आपने यहाँ देखा कि वॉइड स्पेस कम हो रहा है, इस वजह से हमारी जो परमेबिलिटी वो कम हो रही है। पर यहाँ रीजन दिया गया कि सॉइल एंड वाटर आर कंप्रेसिबल इन नेचर। ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट इसका रीजन नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सी ऑप्शन चूज करते हैं, सी ऑप्शन क्या चूज करेंगे कि हमारा असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। असर्शन जो है हमारा स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है और रीजन हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रिप फुटिंग। तो हमारे पास फुटिंग कौन सी है, स्ट्रिप फुटिंग हमें गिवन है, जिसकी जो विड्थ हमें गिवन है, विड्थ की अगर हम बात करें, विड्थ की बात करें तो 1.5 मीटर गिवन है। तो बोल रहा है कि द ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग की हमारे को ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी गिवन है, जिसकी विड्थ है 1.5 मीटर और डेप्थ हमें गिवन है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। और जो ग्रॉस है उसको हम ले लेते हैं गामा जी से। अगर उसकी बात करते तो वो गिवन है हमें 420 किलो न्यूटन, 420 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट में बोल रहा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज गिवन। जो हमारी सॉइल है, जो सॉइल है, जैसे कि अगर ये मेरी स्ट्रिप फुटिंग है तो यहाँ पे मुझे यहाँ पर जो इसके ऊपर जो सॉइल है, यहाँ पर सॉइल जो है इसका भी यूनिट वेट हमें गिवन है। इसका यूनिट वेट हमें है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इसकी विड्थ की बात करी जाए तो विड्थ हमें है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हमें विड्थ गिवन है। और जो डेप्थ है
वो हमारे को गिवन है 1.2 मीटर। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि कैलकुलेट द नेट बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट बियरिंग कैपेसिटी की बात की जा रही है, मतलब अगर गामा नेट की बात करें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ग्रॉस में से मैं सॉइल का अगर माइनस कर दूं, ग्रॉस में से सॉइल का माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी जो मेरी नेट कैपेसिटी। तो ग्रॉस में से सॉइल की कैपेसिटी माइनस कर देते तो ग्रॉस हमारा है 420 हमें ग्रॉस गिवन है। लेकिन अगर यहीं पे बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा गामा हमें गिवन है, गामा गिवन है हमें 20 हमें गामा गिवन है, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से। 1.2 से मतलब गामा इंटू डी एफ, जो हमारी फुटिंग है उसकी डेप्थ इंटू गामा इंटू सॉइल, कि वहीं तक सॉइल रहेगी। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 420, 420 माइनस 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 24, और यहाँ से डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा तो हो जाएगा 24। तो 420 में से अगर 24 माइनस कर दें, 420 में से 24 माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 693। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आएगा 396 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 396 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरा जो नेट बियरिंग कैपेसिटी है फुटिंग की, नेट बियरिंग कैपेसिटी निकल के आ गई। वहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कितना हमारा पीएच होना चाहिए। जो पीएच है, जो वाटर यूज किया जाता है हमारा क्वेरिंग या फिर मिक्सिंग प्रोसेस के लिए सीमेंट कंक्रीट के, तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि कितना पीएच की वैल्यू वेराई करनी है, मिनिमम कितनी पीएच की वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम कितनी पीएच की वैल्यू होनी चाहिए जब हम उस वाटर को यूज कर रहे हैं। जो वो वाटर है उस वाटर की कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जब उस वाटर को यूज किया जा रहा है सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए, चाहे वो मिक्सिंग के लिए यूज किया जा रहा हो वाटर या फिर क्वेरिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन में था जैसे 5, ऑप्शन एक ए था 5, एक था 7.5, एक था हमारा सी था ऑप्शन 6, और एक हो गया मान लो हमारा बी ऑप्शन हो गया 8। तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। मिनिमम पीएच जो वाटर यूज करेंगे, हम जो वाटर यूज करेंगे उसका मिनिमम पीएच 6 होना चाहिए, जो कि हम यूज करेंगे मिक्सिंग या फिर क्वेरिंग प्रोसेस के लिए सीमेंट कंक्रीट के लिए। क्योंकि अगर इससे कम होगा तो वाटर हमारा एसिडिक हो जाएगा, पीएच 6 से कम हुआ तो वो वाटर हमारा एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे कंपाउंड है जो कि हमारे सीमेंट कंक्रीट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, डिलीटेरियस कंपाउंड जिन्हें कहते हैं, उनके संग कंबाइन होने के बाद ड्यूरेबिलिटी को भी कम कर देगा और स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज कर देगा। तो पीएच हमारा 6 से कम होगा तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, और रिएक्शन के बाद वो स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज कर देगा और ड्यूरेबिलिटी को भी डिक्रीज कर देगा। तो जो वाटर है उसका पीएच हमारा एटलीस्ट मिनिमम 6 होना चाहिए, या उससे ऊपर हो तो और बढ़िया। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो तरीके से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो कैनाल्स के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, और पूछा था कि जो कंटूर्स लाइन होते हैं उसके परपेंडिकुलर कौन सा कैनाल फॉर्म किया जाता है। वेल अगर हम बात करते हैं, और इसी पे एक मैचिंग भी था जिसकी बेसिक डेफिनेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन पे मैच कर रहा। तो अगर हम बात करें 3 टाइप के कैनाल देखने को मिलते हैं। जो एक है हमारा रिज कैनाल। अगर रिज कैनाल की बात की जाती है तो जो वाटर शेड कैनाल भी इसे कहा जाता है, इसे हम वाटर शेड कैनाल भी कहते हैं। जो हमारा बेसिकली अगर हम रिज की बात करें, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ये जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो वाटर शेड कैनाल जो है ये हमारा दोनों साइड इरिगेट कर सकता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बोथ साइड इरिगेट करता है, बोथ साइड क्या करता है, ये इरिगेट करता है। वहीं पर अगर इसकी एक और बात की जाए तो इसमें कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज रिक्वायर्ड। क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है हमारा उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉन्टूर कैनाल में, तो कॉन्टूर कैनाल में ये कॉन्टूर के ऑलमोस्ट पैरेलल होता है। तो ये कैनाल हम कब बनाते हैं, कॉन्टूर कैनाल कब बनाते हैं, जब ये हमारे जो कॉन्टूर्स लाइन होते हैं उसके पैरेलल होते हैं। तो जब कॉन्टूर लाइंस के पैरेलल बनाए जाते हैं तो वो हमारे कॉन्टूर लाइन होते हैं, ये एक साइड को ही इरिगेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वन साइड इरिगेट करते हैं। ये कितनी साइड इरिगेट करते हैं, वन साइड इरिगेट करते हैं। वहीं पे अगर हम वाटर साइड की बात करें तो वो बोथ साइड इरिगेट करते हैं, तो ये वन साइड इरिगेट करते हैं, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क यूज किया जाता है। तो इसमें जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो यूज किया जाता है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम है, वो हमारा मैक्सिमम है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क यहाँ पर मैक्सिमम यूज किया जाता है कॉन्टूर कैनाल में। वहीं पर अगर हम साइड स्लोप कैनाल की बात करें तो यही वो कैनाल है जो कि जो कॉन्टूर्स के परपेंडिकुलर होता है। हमारा जो कॉन्टूर्स के परपेंडिकुलर होता है वो हमारा साइड स्लोप कैनाल है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एमसीक्यू में, और एक और ये यहाँ पे जो मैच करना होगा, तो यहाँ पर जो कॉन्टूर्स के परपेंडिकुलर होता है वो हमारा साइड स्लोप कैनाल है। वहीं पे बात करें, ये भी एक ही साइड को इरिगेट करता है, ये भी एक ही साइड को इरिगेट करता है। बस कॉन्टूर कैनाल से इसकी ये डिफरेंस है, एक तो कि ये हमारा मतलब
परपेंडिकुलर है, जो कॉन्टूर्स लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर है साइड स्लोप कैनाल। यहाँ पर एक ही साइड इरिगेट करता है और यहाँ पर भी कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक साइड को इरिगेट करता है, एक साइड इरिगेट करता है और क्रॉस ड्रेनेज वर्क की यहाँ भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमारे जो है वो हमें कॉन्टूर कैनाल में देने पड़ते हैं। वेल वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेट ऑफ अ लिक्विड इज 15 न्यूटन। तो वेट हमें दे रखा है 15 न्यूटन, वेट हमें दे रखा है किसी लिक्विड का वो 15 न्यूटन है और जो उसका वॉल्यूम दे रखा है वो हमारा 6 लीटर। तो 6 लीटर है, सबसे पहले इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। तो अगर 6 लीटर क्यूब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6 × 10⁻³ क्योंकि 1 लीटर में 10⁻³ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम जो कि ये 6 है। तो 6 × 10⁻³ हमारा मीटर क्यूब देखने को मिला। वहीं पे स्पेसिफिक वेट की बात की जाती है। अगर स्पेसिफिक वेट की बात की जाए तो ये बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिक वेट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो होता है हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, उसमें ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर वेट को अगर देखें तो वो मेरा हमें दे रखा है 15, नीचे आ जाएगा मेरा 6 और इंटू 10⁻³ जिसमें ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो 15/6 जो कि अगर हम माइनस करें डिवाइड करें 3 से तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2। अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या देखने को मिलेगा हमें, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.5 × 10⁻³ 2.5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारा स्पेसिफिक वेट हो गया। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप के कंटूर कैनाल्स देखे अभी हमने, वाटरशेड और रिज कैनाल, कंटूर कैनाल और स्लाइड स्लोप कैनाल। और ये हमारा स्पेसिफिक वेट पे हमारा क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं। तो डिकेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे रखे थे जिसमें डिकेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिकेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन होता है, जो फॉर्मूला होता है वो है सी डी जहाँ पर क्या है डिकेंस कांस्टेंट है और ए की पावर 3/4, ए की पावर 3/4। तो ए क्या है मेरा कैचमेंट एरिया, ये क्या है मेरा कैचमेंट एरिया है जहाँ पर हमारा वाटर कलेक्ट होता है। तो ए क्या है मेरा कैचमेंट एरिया। यहीं पे सी डी क्या है मेरा डिकेंस कांस्टेंट। एक और फॉर्मूला यहाँ पर आप याद कर लेते हैं, अगर डिकेंस फॉर्मूला पूछ चुका है तो 2 और फॉर्मूले हैं वो जो पूछे जा सकते हैं। एक है राइफ फॉर्मूला। तो डिकेंस फॉर्मूला कहाँ यूज किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है। अगर वहीं पे राइफ फॉर्मूले की बात की जाए, अगर राइफ फॉर्मूले की बात की जाए तो ये साउथ इंडिया में यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला है हमारा सी ए की पावर 2/3, सी ए की पावर 2/3। और एक और फॉर्मूला होता है जो हमारा इंग्लिश फॉर्मूला है, जो कि हमारा महाराष्ट्र वाले एरिया में यूज किया जाता है। इंग्लिश फॉर्मूला जो कि हमारा महाराष्ट्र वाले एरिया में यूज किया जाता है 123 √A। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज के फॉर्मूले हैं जहाँ पर सीडी की वैल्यू हमारी क्या है डिकेंस कांस्टेंट है। राइफ फॉर्मूला हमारा साउथ इंडिया में यूज किया जाता है। इंग्लिश फॉर्मूला हमारा महाराष्ट्र में यूज किया जाता है। मैं लिख देती हूँ, तो इंग्लिश फॉर्मूला हमारा यूज किया जाता है महाराष्ट्र वाले रीजन में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि हमारा राइफ फॉर्मूला जो है वो हमारा साउथ इंडिया में यूज किया जाता है और जो हमारा डिकेंस फॉर्मूला है वो हमारा नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ व्हीकल इन पेंट मेकिंग। तो पेंट मेकिंग के दौरान इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा व्हीकल की तरह काम करता है। तो पेंट बेसिकली क्या है, पेंट का हमारा जो पूरा एक प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सॉलिड होता है जो कि एक ढेला है। तो सॉलिड होता है जिसे हम बेस कहते हैं। तो बेस है हमारा कुछ एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत फेमस एग्जाम्पल, जैसे अगर स्टील पे करना है तो रेड लेड लिया जाता है, टिम्बर या फिर वुड पे करना है तो व्हाइट लेड लिया जाता है। तो ये इस तरीके के हमारे हम सॉलिड लेते हैं जो कि हमारा बेस होता है। उसको अब हमारा जो सॉलिड है उसको मुझे पेस्ट में फॉर्म करना है। तो व्हीकल क्या होता है, जिस तरीके से व्हीकल को कैरियर भी कहा जाता है। तो सॉलिड से पेस्ट की जर्नी में पहुंचाने के लिए जो हमने लिक्विड ऐड किया है उसी को बोलते हैं व्हीकल। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में व्हीकल यूज किया जाता है, उसी तरीके से व्हीकल का काम है कि जो सॉलिड ढेला था उसको एक पेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने यूज किया है उसे बोलते हैं व्हीकल या फिर कैरियर भी बोला जाता है। तो कुछ फेमस एग्जांपल है, पॉपी ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, लीन सीड ऑयल हो गया। तो लीन सीड ऑयल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे लीन सीड ऑयल क्या है, हमारा एक फेमस हमारा व्हीकल है। व्हीकल के बाद क्या करते हैं हम, उसमें हम व्हीकल के बाद क्या करेंगे, तो अब हमें उसे थिन करना है। बहुत ज्यादा ही गाढ़ा हमारा पेस्ट है, उसको थिन करने के लिए हम थिनर मिलाते हैं। तो थिनर क्या करता है, उसको थिन करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे हम एक्सटेंडर किस लिए मिलाते हैं, एक होता है थिनर जो कि उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, उसे थोड़ा सा थिन करने के लिए। वहीं पर उसके वॉल्यूम को ज्यादा करने के लिए हम जो मिलाते हैं वो होता है हमारा एक्सटेंडर मिलाया जाता है। और हमारे एक और चीज मिलाई जाती है ड्रायर, जो कि बहुत जल्दी से एवोपरेट हो सके और जो हमारा सरफेस जहाँ पे अप्लाई किया गया है वहां पे आराम से वो एवोपरेट होके वहां पर आराम से रह सके। तो ड्रायर यूज किया जाता है। तो अभी व्हीकल का आंसर हो गया हमारा लिंसीड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिंपल सर्कुलर कर्व है, तो हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ते हैं हम।
तो उसकी रेडियस गिवन है हमें 600 मीटर, तो रेडियस हमें 600 मीटर गिवन है, वर्साइन निकालना है, तो वर्साइन निकाला जा रहा है और डिफ्लेक्शन एंगल दे रखा है 120। तो वर्साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस और जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल बाय 2। तो अगर इसकी बात करें तो हमारा आर की वैल्यू है 600, वहीं पर अगर 1 माइनस 60 120/2 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, इसको करेंगे तो ये 300 मीटर निकल के आएगा। तो वर्साइन की वैल्यू क्या आ गई हमारी 300 मीटर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला आता है तो ये हम आराम से कर सकते हैं। वहीं पे मिड ऑर्डिनेट के लिए भी पूछा जाता है, तो मिड ऑर्डिनेट के लिए क्या आंसर होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहीं पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इग्नियस रॉक का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है। तो हमारे पास अगर हम जियोलॉजिकल बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हमारे पास 3 तरीके के रॉक्स देखने को मिलते हैं। इग्नियस रॉक हो गया, एक सेडिमेंट्री रॉक हो गया और एक हमारा मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इग्नियस रॉक हमें प्राइमरी रॉक की तरह मिलते हैं। जो हमारा मॉल्टन लावा होता है अर्थ के अंदर, आपको पता है कि मॉल्टन लावा प्रेजेंट है, या तो जो उसको जो मॉल्टन लावा है वो जब टेम्परेचर कम होने पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो हमें कौन सा रॉक मिलता है, इग्नियस रॉक मिलता है। अगर वो सरफेस के अंदर ही रह गए, जो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे ही हमारा मॉल्टन लावा जब ठंडा होता है और फिर उससे रॉक बनते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्लूटोनिक रॉक। अगर वही हमारा जो बाहर आ जाते हैं, तो जब एक सरफेस पे आ गया, बाहर सरफेस में एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कूल डाउन होते हैं तो उसे बोला जाता है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक। बाहर आ गया तो उसे हम बोलते हैं वोल्केनिक रॉक, की वोल्केनिक इरप्शन से हमारा लावा बाहर आ गया, बाहर सरफेस पे सॉलिडिफाई होगा तो उसे बोलते हैं वोल्केनिक रॉक या फिर एक्सट्रूसिव रॉक बोला जाता है। तो जो हमारे इग्नियस रॉक होते हैं उनके एग्जांपल हो गए जैसे हमारा ग्रेनाइट है, या फिर साइनाइट है, या फिर रियोलोसिस देखने को मिलता है, तो रियोलाइट है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है जो कि हमारे इग्नियस रॉक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो है हमारे सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि सेडिमेंट की कलेक्शन की वजह से जो रॉक्स मिल रहे हैं वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट किसी भी वजह से कलेक्ट हो सकते हैं, वाटर के थ्रू कलेक्ट हो सकते हैं, एयर के थ्रू कलेक्ट हो सकते हैं, या फिर हमारा किसी एनिमल के थ्रू कलेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब जो कलेक्शन एक जगह पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट होकर जो बड़े रॉक में कन्वर्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक है और जो हमारे इग्नियस रॉक है, इन पे जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है, तो जो रॉक में कन्वर्ट होते हैं वो होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक हमारे जो पूरे जो सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक है उन पे बहुत ज्यादा हीट एंड टेम्परेचर लगने की वजह से, ज्यादा हीट होने की वजह से, ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से जो कन्वर्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। जिसमें से पहला एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो जेनेसिस। तो मार्बल जो है, मार्बल भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ने की वजह से मार्बल कन्वर्ट होता है। लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। और जेनेसिस की बात करें तो ग्रेनाइट पे बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट पड़ने की वजह से जब वो कन्वर्ट होता है तो उसे जेनेसिस बोला जाता है। और ये भी हमारे एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक है। तो आज हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है। होप आप लोगों को मजा आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।